एक नाम, रतन टाटा, जिसने दशकों तक टाटा ग्रुप को, आप कह सकते हैं, एक चट्टान की तरह संभाला। लेकिन उनके जाने के सिर्फ 1 साल बाद भारत का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप एक बहुत बड़े चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी उथल-पुथल है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि टाटा ग्रुप, जो अपनी स्टेबिलिटी और अपनी साख के लिए जाना जाता है, उसमें आखिर ऐसा हो क्या गया है? बात इतनी बिगड़ गई है कि अब तो सरकार को बीच बचाव के लिए आना पड़ रहा है। देखिए, बात यह है कि ये कोई एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है। असल में यहाँ 3 बड़े-बड़े संकट एक साथ चल रहे हैं। पहला, बोर्डरूम में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। दूसरा, एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है जो अरबों की हिस्सेदारी के साथ फंस गया है। और तीसरा, ऊपर से आरबीआई का दबाव है कि एक बड़ा आईपीओ लाया जाए। चलिए एक-एक करके इनको समझते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप से। तो ये जो संकट है, इसकी जड़ें बिल्कुल टॉप पर हैं। रतन टाटा के बाद टाटा ट्रस्ट के अंदर लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, मतलब इतनी बढ़ गई कि ट्रस्टियों को सीधा फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास जाना पड़ा दखल देने की गुहार लगाने के लिए। अब इस पूरे संकट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, जेआरडी टाटा ने 53 साल 53 इयर्स और रतन टाटा ने 21 साल तक ग्रुप को लीड किया। मतलब एक जबरदस्त स्थिरता थी। उनका कहा ही आखिरी फैसला होता था। और आज उसी स्थिरता पर, उसी लेगेसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो इस पूरी लड़ाई की जड़ तक पहुंचने के लिए एक पहेली सुलझानी बहुत जरूरी है। और वो पहेली है, टाटा ग्रुप का असली मालिक है कौन? इसका जवाब छिपा है इसके बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर में, जिसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है टाटा सन्स और दूसरा है टाटा ट्रस्ट्स। इसको ऐसे समझते हैं, टाटा सन्स समझिए कि वो मदरशिप है, वो इंजन है जो टीसीएस, टाटा मोटर्स जैसी 400 से ज्यादा कंपनियां चलाता है, और इसे लीड कर रहे हैं एन चंद्रशेखरन। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मदरशिप का मालिक कौन है? वो है टाटा ट्रस्ट, जिसे ग्रुप की अंतरात्मा या कॉन्शियंस कहा जाता है। इसका मेन फोकस चैरिटी और देशहित है, और इसके चेयरमैन हैं नोएल टाटा। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, इनसे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। टाटा सन्स का 66% मतलब 2/3 हिस्सा सीधा टाटा ट्रस्ट के पास है। जाहिर है पूरा कंट्रोल उन्हीं का है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 18% वो है मिस्त्री परिवार का। और बस यही जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, यही आज के पूरे विवाद की जड़ है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि असल प्रॉब्लम टाटा सन्स में है ही नहीं। वो तो एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो असली लड़ाई है, जो असली बैटलफील्ड है, वो मालिक यानी टाटा ट्रस्ट्स के बोर्डरूम के अंदर है। तो ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? इसकी चिंगारी भड़की एक वोट से। हुआ ये कि एक ट्रस्टी थे विजय सिंह, 77 साल के, उनकी रीअपॉइंटमेंट मतलब पुनर्नियुक्ति पर वोटिंग होनी थी। अब ये तो एक रूटीन प्रोसेस होना चाहिए था, है ना? लेकिन इसी एक वोट ने बोर्ड के अंदर की जो दरारें थीं, उन्हें पूरी तरह से खोलकर सामने रख दिया। और इस वोटिंग में बोर्ड का बंटवारा बिल्कुल साफ साफ दिखा। एक तरफ थे नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन, जिन्होंने रीअपॉइंटमेंट के पक्ष में वोट किया। लेकिन दूसरी तरफ महली मिस्त्री का गुट था, जिसके 4 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाल दिया। नतीजा, 2 के मुकाबले 4 वोट। प्रस्ताव खारिज हो गया। और इस बंटवारे का नतीजा क्या निकला? एक शब्द में कहें तो डेडलॉक। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां एक गुट दूसरे के हर बड़े फैसले को ब्लॉक कर रहा है। इसका सीधा सीधा असर ये है कि नए इन्वेस्टमेंट्स, लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स, इस तरह के जितने भी बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, वो लेना अब ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। और देखिए, ये जो टॉप पर अस्थिरता है ना, इसका असर सिर्फ ट्रस्ट के अंदर तक ही नहीं है। ये ग्रुप की 2 और बहुत बड़ी पुरानी चली आ रही समस्याओं को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 5.4 लाख करोड़ रुपए। ये है टाटा सन्स में मिस्त्री परिवार की 18% हिस्सेदारी की ऑन पेपर वैल्यू। मतलब एक अनबिलीवेबल रकम है ये। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। असलियत ये है कि ये सारी दौलत सिर्फ कागजों पर है। शापूजी पालोनजी ग्रुप का ये कहना है कि टाटा के नियमों की वजह से वो न तो अपने ये शेयर्स बेच सकते हैं और न ही इन्हें गिरवी रखकर कोई लोन उठा सकते हैं। तो सोचिए, हालत ये है कि उनके पास सब कुछ है और फिर भी एक तरह से कुछ भी नहीं है। और फिर आता है तीसरा संकट, जो जुड़ा है आरबीआई से। हुआ ये कि आरबीआई ने टाटा सन्स को एक टॉप टियर एनबीएफसी यानी
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी घोषित कर दिया और साथ ही आदेश दिया कि सितंबर 2025 तक उन्हें आईपीओ लाना होगा। अब टाटा सन्स आईपीओ से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार पब्लिक लिस्टिंग हो गए तो हर तिमाही के नतीजों का दबाव आ जाएगा और उनका जो राष्ट्र प्रथम वाला मिशन है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो इस एनबीएफसी टैग से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा 20,000 करोड़ का कर्ज ही चुका दिया। लेकिन आरबीआई अभी तक चुप है और ये जो चुप्पी है ना, ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है। तो अब जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ रख कर देखते हैं, ट्रस्ट के अंदर की लड़ाई, मिस्त्री परिवार का फंसा हुआ पैसा और आरबीआई का दबाव, तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह लगता है। और ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, वो लीडरशिप वैक्यूम, वो खालीपन जो रतन टाटा जैसे कद्दावर लीडर के जाने के बाद पैदा हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो ग्रुप के सामने आज 3 बड़े मोर्चे हैं जिन पर लड़ना है। पहला, टाटा ट्रस्ट के अंदर की इस लड़ाई को खत्म करना। दूसरा, मिस्त्री परिवार की जो हिस्सेदारी फंसी है उसका कोई हल निकालना। और तीसरा, आईपीओ के मुद्दे पर आरबीआई के साथ जो अनिश्चितता बनी हुई है उसे दूर करना। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चुनौतियां आपस में बुरी तरह से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या नोएल टाटा इस ग्रुप को उसी तरह से लीड कर पाएंगे जैसे जेआरडी और रतन टाटा ने किया था? क्या एक टाइटन के बिना, एक दिग्गज के बिना टाटा ग्रुप इस परफेक्ट स्टॉर्म से बाहर निकल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।